अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे और हमने पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमने लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास पेज नंबर 28 जो है वो चैप्टर नंबर 12 का उसमें एक्सरसाइज के लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो 12.8 है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक से देखें। क्वेश्चन ये है, is it true that Gauss's law state that the total number of the lines of force crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। असल में ये स्टेटमेंट Gauss's law ही है, Gauss's law के मुताबिक ही है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि yes this statement is true और इसमें यही है, Gauss's law भी यही था, the number of electric lines of force passing through any unit area is इक्वल टू नेट पॉजिटिव चार्ज क्लोज विद इन द क्लोज सरफेस। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होगा उतना उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ज़्यादा बाहर निकलेंगी और उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू द Gauss's law इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन इट। यानी कि ये Gauss's law की हमारे पास डेफिनेशन है जिसके मुताबिक किसी भी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स जो है वो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वो जो चार्ज जितना बड़ा क्लोज होगा इनक्लोज होगा उस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि उस क्लोज सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो इसमें 1/ε0 जो है ये तो कांस्टेंट है। ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा और ये हमारे पास ε0 तो मीडियम है, यानी कि फ्री स्पेस की सूरत में ये यूज़ करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये बात प्रूव होगी। जो स्टेटमेंट ये थी कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो कि उस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं वो जो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल डिपेंड करता है, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा या उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उस सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12.8 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12.9 है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा भाई? याद रखें, ये देखें, ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है जो जिसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, ये दूसरी प्लेट है जिसको नेगेटिवली चार्ज किया गया है। एक बात याद रखें, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हाई पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल कहा जाता है। बच्चों ये बात याद रखें, मैंने पहले टॉपिक में भी बताई थी, पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल कहा जाता है। और ये जो प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये समझ लें कि हाई पोटेंशियल पे है और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है ये लो पोटेंशियल पे है। तो आपके ख्याल में ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ जाना चाहिए? ज़ाहिर है ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हाई पोटेंशियल होता है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, यानी कि यूँ दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसलिए हमने ये बात यहाँ पर लिखी है, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट जो है जो कि हम जिसको हाई पोटेंशियल कह रहे हैं। तो ये बच्चों हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर नंबर 12 का और ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में 12.1 है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसकी बुक से अपनी स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन ये है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी हमने एक्चुअली रेशियो फाइंड आउट करनी है। इसको कंपेयर इस तरह से करना है, हमने इसकी एक्चुअली रेशियो फाइंड आउट करनी है। ऑन एन ऑब्जेक्ट मैस जो है वो 10 ग्राम है, चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम्ब है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। देखें, दो हमारे पास बॉडीज़ हैं जिनके मैसेज भी बराबर हैं, यानी कि M1 और M2 आपस में इक्वल हैं,
दो बॉडीज़ हैं जिनके मैसेज भी बराबर हैं, यानी कि दोनों के 10 ग्राम हैं। और 10 ग्राम के किलोग्राम कैसे बनाते हैं, आप 1000 से डिवाइड करें तो 0.01 किलोग्राम बन जाएगा। और दोनों के चार्जेस भी सेम है, दोनों बॉडीज़ पे के मैसेज भी सेम है, दोनों बॉडीज़ के चार्जेस भी सेम है। Q1 Q2 बराबर हैं, 20 माइक्रो कूलम्ब है और 20 माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ होता है। तो ये हमारे पास दो आइडेंटिकल मैसेज और उन पे दोनों पे चार्ज भी जो है वो सेम है। और उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस आर है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटी का मतलब 1/100 होता है, आप इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 मीटर आ जाएगा। और ये बाकी वैल्यूज़ ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो कि दैट इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने एक्चुअली कंपेयर क्या करना है, हमने इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है, यानी कि एफ ई और एफ जी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि कूलम्स लॉ से आती है, और एफ जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि न्यूटन्स लॉ से आती है। तो ये बच्चों कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। और ये न्यूटन लॉ का, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 और आर स्क्वायर। ये एफ ई जो है यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के दरमियान में होती है, और एफ जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दो मैसेज के दरमियान में होती है। हमने इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ज़ाहिर है इन दोनों को 1 और 2 को हमने इसको 1 और 2 से लेबल किया है, इन दोनों को आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वही शक्ल में आ जाएगा। दोनों में आर स्क्वायर ही कॉमन है, 1/r स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन है, तो 1/r स्क्वायर दोनों में कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग टर्म ये बच जाएगी। इसमें बच्चों हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। के गिवन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, मैंने बताया आपको 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कांस्टेंट होता है, ये भी आपको पता है 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। Q1 और Q2 ये दोनों सेम चार्जेस हैं, और ये हमारे पास गिवन है 20 माइक्रो कूलम है। Q1 भी 20 माइक्रो कूलम और Q2 भी 20 माइक्रो कूलम। मैसेज भी आइडेंटिकल हैं, M1 और M2 दोनों के 10 ग्राम है, यानी कि 0.01 किलोग्राम है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो आंसर हमारे पास आता है 5.4 क्रॉस 10⁻14। तो आंसर बच्चों हमारे पास आता है 5.4 क्रॉस 10⁻14। और यहाँ पर यूनिट कोई नहीं आती। यूनिट क्यों नहीं आती, क्योंकि जब कभी हम एक जैसी क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, यानी कि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ज़ाहिर है इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी, एफ जी की भी यूनिट न्यूटन होगी। एफ ई और एफ जी दोनों की यूनिट सेम है, सेम यूनिट से कैंसिल हो जाएगी। तो एक जैसे क्वांटिटीज़ की रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है। अगर रेशियो एक जैसी क्वांटिटीज़ की हो तो यूनिट नहीं होती, लेकिन अगर रेशियो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हो तो फिर यूनिट होती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ज़ाहिर दोनों की जो सेम यूनिट होगी वो कैंसिल हो जाएगी और रिज़ल्ट में हमारे पास कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास बग़ैर यूनिट के ये रिज़ल्ट आ जाएगा 5.4 क्रॉस 10⁻14। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।